लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। सरकार बदली, एकनाथ शिंदे नगर विकास मंत्री थे और आज वही मुख्यमंत्री भी हैं और नगर विकास मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। वो दावा करते हैं कि उनकी सरकार गरीबों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, बेघरों की सरकार है। तो अगर गरीबों की सरकार है तो कहाँ है गरीब? मैं तो ये तो पूछ रहा हूँ सरकार से। मैं आपकी परियोजना से मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने कहाँ दिया गरीबों को। और आप चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैराथन की स्थिति, आप चलिए मैं दिखाता हूँ साई वर्ल्ड सिटी की स्थिति, आप चलिए मैं दिखाता हूँ इंडिया बुल्स की स्थिति, आप चलिए मैं दिखाता हूँ बालाजी सिम्फोनी की स्थिति, सब चीज दिखाता हूँ। और आप ही बता दीजिए, कोई भी आदमी आकर के बताए, सिंपल सा एक व्यक्ति आके बताए कि क्या वहां गरीबों के साथ न्याय हुआ है, क्या गरीबों का हक उनको नसीब हुआ है। मैं तो बोलता हूं ये दलालों की सरकार है, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये पूरी तरीके से इस राज्य को लूटने वाली सरकार है। गरीबों को घर मिले, इसका समाधान कैसे मिलेगा? क्या हमारे यहाँ 4-4 विधायक कम पड़ रहे हैं इस बात को आवाज उठाने के लिए कि नवी मुंबई में जो रेंटल हाउसिंग के घर बने हैं उनका हक गरीबों को मिलना चाहिए? क्या ये 4 विधायक कम है? अगर 4 विधायक कम है तो शर्मनाक है ऐसे विधायकों पर। मैं बोलता हूं लानत है ऐसे विधायकों पर। आजकल तो एक बात हो गई है कि गुंडों ने सफेद कपड़े पहन करके अपना सफेद पोशी धारण कर लिया। ये सारे गुंडे आज नेता बन गए, सारे गुंडे आज ठेकेदार बन गए, सारे गुंडे आज सत्ता में शामिल हो गए। ये स्थिति जब राज्य की हो जाए तो आप समझिए क्या होने वाला है। क्या रेंटल हाउसिंग को लेकर भी आप जाएंगे कोर्ट में? तो मैं 3-4 PIL दाखिल कर चुका। मैं जो 2 महत्वपूर्ण PIL दाखिल किया था उसमें एक PIL था ऑनलाइन लॉटरी को लेकर के, जिसको आज सब लोग स्वीकार कर रहे हैं कि जुआ है और बहुत जगह बंद कर दिया गया। लेकिन मेरा वो PIL डिसमिस हो गया था। मैं उस दिन बहुत अपने आप को हारा हुआ महसूस किया, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के CID की रिपोर्ट थी कि 3 लाख करोड़ का यह स्कैम है, 3 लाख करोड़ का। और वैसी स्थिति में जब मेरा PIL डिसमिस हुआ तो मेरे को बेहद निराशा हुई, बेहद निराशा हुई। मैं बार बार कहता हूं कि क्या सारा काम कोर्ट के जरिए ही होगा? और अगर सारा काम कोर्ट के जरिए होगा तो आप क्यों बैठे हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार की नीयत में पूरी तरीके से खोट है। तो अभी तक जितने भी अर्बन मिनिस्टर रहे हैं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे हैं, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, ये सब इसके घोर पाप के भागीदार हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना नाम है और एक फ्लैट की कीमत 30 लाख से ऊपर है। आप मेरे को बताइए कौन गरीब 30 लाख रुपया ला सकता है? 39 लाख रुपए। ये जो घोर पाप उन्होंने गरीबों का हक छीनने का काम किया, इसके घोर पाप के भागीदार ये लोग हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं शिंदे साहब कि अगर आप में सही मायने में आनंद दिघे साहब की परछाई भी आपके ऊपर पड़ी है तो आप इस रेंटल हाउसिंग परियोजना को उसके ओरिजिनल प्रारूप में 1 महीने के अंदर उतार कर करके इस महाराष्ट्र को एक अच्छा गिफ्ट आप प्रदान करेंगे। दोस्तों नमस्कार, टीवी1 इंडिया के खास कार्यक्रम फेस टू फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र सरकार ने रेंटल हाउसिंग योजना की शुरुआत की। उसका मकसद था कि गरीबों को बिना सरकारी खर्च किए ही ऐसे घर मिले ताकि वे कभी सड़क पर ना रहें, वे बेघर ना रहें। इस पूरी योजना को लेकर वर्तमान में सरकार का क्या रवैया है, उसकी सोच क्या है और किस तरह से गरीबों को घर दिलाने की कोशिश हो रही है, इस बेहद ही ज्वलंत मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं मशहूर RTI एक्टिविस्ट, पत्रकार और समाज सेवक राजीव मोहन मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सरकार की जो योजना थी कि सबको घर मिले, गरीबों को घर मिले, जो बेघर लोग हैं उनको आवास मिले, लेकिन इस योजना को लेकर जो उम्मीद की गई थी वो उम्मीद जो है वो पूरी नहीं हो रही है। जो मकसद था वो मकसद पूरा होता नहीं दिख रहा। आप इसके पूरे स्टेटस को किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, रेंटल हाउसिंग योजना जो थी वो बेहद ही सुंदर और बेहद ही संतुलित योजना थी, जिसके अंतर्गत ऐसा था कि सरकार को न तो जमीन एक्विजिशन में जाना था और न तो सरकार को किसी प्रकार के डेवलपमेंट पर कोई खर्चा करना था। बिल्डर खुद अपना जमीन परचेज कर रहे थे। सिर्फ यही था कि जहां पर एग्रीकल्चर भूमि थी उसको एग्रीकल्चर भूमि को बिल्डर खरीद रहे थे और बड़े पैमाने पर जिनके पास स्टॉक था लैंड का, उनको सरकार ने क्या किया कि उनकी जो FSI 0.2 की होती थी एग्रीकल्चर भूमि की, उसको बढ़ा करके 4 FSI उन्होंने दे दिया सरकार ने और बोला कि इसमें से 1 FSI के अंतर्गत जो भी डेवलपमेंट होगा और 25% जो आपके पास लैंड है उसका 25%,
ये दोनों चीजें आप फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट को हैंड ओवर करेंगे और 3 FSI और 75% ऑफ द लैंड जो है वो आप सेल परचेज के लिए आप अपने लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन एक हिस्सा जो है वो आपको सरकार को फ्री ऑफ कॉस्ट देना होगा। तो इससे क्या हो रहा था कि सरकार का कोई खर्चा नहीं हो रहा था और बहुत बड़े पैमाने पर सरकार के पास जो है फ्लैट्स का जो बैंक होता है वो तैयार हो रहा था। अभी जैसे आपको मैं बताऊं कि न्यू बॉम्बे का अगर आप खाली बात कर लें कि नवी मुंबई में कितने हैं, तो नवी मुंबई में 9 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है और उस 9 प्रोजेक्ट के अंतर्गत करीब करीब 30,000 फ्लैट्स जो हैं वो तैयार होंगे। तो अभी आप समझिए 30,000 फ्लैट बिना कॉस्टिंग के अगर आपको मिल रहे हैं, तो अगर आप 2-2 लाख में भी चाहें तो गरीबों को दे सकते हैं, 2.5 लाख में भी आप मकान दे सकते हैं। तो ये जो झोपड़पट्टियां बस्ती हैं या जो लोग पैसे के अभाव में झोपड़ी का सहारा लेते हैं या अवैध चाल का सहारा लेते हैं, उनको कम से कम एक ऑप्शन रहेगा जहां पर वो अधिकृत रूप से वैध मकानों में अपना मकान खरीद पाएंगे और कॉस्टिंग भी उनकी चाल और झोपड़ी से कम होगी। तो ये जो चीजें थी ये बहुत ही सुंदर परियोजना थी, मगर ऐसा हुआ कि ऐसा लगा शायद कुछ बिल्डरों को कि इससे उनका जो रियल एस्टेट जो व्यापार है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो उन लोगों ने इतने शानदार तरीके से इसको नष्ट करने का काम किया, इतने शानदार तरीके से कि ये लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिल गए। और आपको मैं बताऊं, नवी मुंबई के जो 2-3 प्रोजेक्ट को मैं जानता हूं जो अभी बन करके तैयार हो चुके हैं और जहां पर बिल्डर ने अपने पार्ट के हिस्सेदारी को पूरा बेच दिया है। वैसे ही 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि रेंटल हाउसिंग के जो फ्लैट्स तैयार किए गए वो एकदम बिल्कुल आधे अधूरे और खंडहर हालात में, अच्छा, बावजूद उसके उस बिल्डिंग को ओसी दे दी गई। यहाँ तक हुआ कि MMRDA ने उसको हैंड ओवर भी ले लिया। हैंड ओवर लेकर करके वो महाडा को फ्लैट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दे दिया गया। और स्थिति ये है कि महाडा कहती है कि इस फ्लैट को लेगा कौन। ऐसी स्थिति में तो जब तक इसका रिपेयरिंग नहीं होगा, जब तक इसको अच्छे से बनाया नहीं जाएगा, तब तक इसको लेगा कौन। और आज महाडा को एक प्रोजेक्ट पे 60-60 करोड़ रुपए का टेंडर निकालना पड़ रहा है। मतलब आप समझिए कि जो सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट एक अपना एक अच्छा ये लाई थी, योजना लाई थी कि फ्री ऑफ कॉस्ट उसको जो फ्लैट बैंक मिलने वाला था, अब उसमें 60-60 करोड़ रुपए उसके समझिए उसके मतलब रिपेयरिंग पे और उसके मेंटेनेंस पर उनको खर्च करना है, तब जाके वो फ्लैट रहने लायक होंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बताती हैं कि पूरी तरीके से बिल्डर, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, MMRDA, सिडको यहाँ पर प्लानिंग अथॉरिटी थी, उसकी मेन प्लानिंग अथॉरिटी सिडको थी, उसको ही CC देना था, उसको ही OC देना था। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता था कि भाई सिडको ने चेक क्यों नहीं किया। हाँ, उसी के लायक वो बिल्डिंग तैयार हुई है लेकिन उसको चेक करना सिडको। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिडको, महाडा, अर्बन डेवलपमेंट और बिल्डर ये सब लोगों ने मिलकर के इस पूरी योजना का सत्यानाश कर दिया। और मैं जो देख रहा हूँ तो अब स्थिति ये आ गई है कि सरकार अब एक ऑफर इनको देने जा रही है कि आप हमको ये रेंटल हाउसिंग के बदले कुछ एक लमसम अमाउंट दे दीजिए और ये पूरा प्रोजेक्ट आप ले लीजिए और आप अपने मन से बेचिए। मतलब आप समझिए कि कैसे ये सरकार गरीबों के नाम पर अमीरों के साथ खड़ी है, बिल्डरों को फायदा पहुंचा रही है। जहां पर 0.2 FSI जिस जमीन की ये थी वैल्यू थी, उसको 4-4 FSI दिया गया, मतलब 20 गुना FSI बढ़ा करके दिया। और उसका पूरा फायदा आज सिर्फ बिल्डरों को मिल रहा है, गरीबों को कुछ भी नहीं। मकान जो है वो सिर्फ नवी मुंबई में ही 9 प्रोजेक्ट में बनाए गए, उसमें दिया कितना गया? देखिए अभी तक न्यू बॉम्बे में एक भी मकान गरीबों को अलॉट नहीं हुआ है, एक भी मकान नहीं। 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके कुछ फ्लैट्स को महाडा को निविदा निकालने के लिए, मतलब बांटने के लिए महाडा को दिया गया कि महाडा अपने हिसाब से बांटेगी और उसका रेट भी महाडा फिक्स करेगी। अभी आप मेरे को बताइए क्यों महाडा को देने का? ये नवी मुंबई के प्रोजेक्ट है, नवी मुंबई के प्रोजेक्ट है, नवी मुंबई के गरीबों के लिए। आप महाडा को क्यों दे रहे हैं साहब? मुंबई वाले को क्यों दे रहे हैं? आपने ऑलरेडी 48 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। जहां जहां इस तरह की मंजूरी दी है, मुंबई में पहले से SRA लागू है, तो मुंबई में SRA लागू है तो वहां पर SRA के तहत उनको फायदा मिल रहा है। लेकिन जैसे नवी मुंबई में आपने दिया, थाने में दिया, कल्याण डोंबिवली में दिया, मीरा भाईंदर में दिया, तो ये वहां के लोकल लोगों को, लोकल गरीबों को इसका फायदा मिलना चाहिए। तो वो न कर करके ये लोग महाडा को दिया और महाडा के पास 6-6 साल से 2016 में एक प्रोजेक्ट की जो फ्लैट्स थे वो महाडा को हैंड ओवर किए गए और एक प्रोजेक्ट जो है उसका जो फ्लैट्स है वो 2019 में हैंड ओवर किया गया। लेकिन एक भी फ्लैट का आवंटन किसी गरीब को नहीं हुआ है। आपने कहा कि आपके ऑब्जर्वेशन में 9 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो नवी मुंबई के हैं। 9 ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जो नवी मुंबई के हैं और जिनमें
ये फ्री कंपोनेंट जो है वो मिलना था और गरीबों को बांटना था। देखिए, जब आप इनके प्रोजेक्ट का नाम सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इतने प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट क्या रेंटल हाउसिंग के अंतर्गत बन रहे। बहुत लोगों को तो इसकी जानकारी भी नहीं है कि ये रेंटल हाउसिंग के प्रोजेक्ट है। जैसे मैं आपको बताऊं, साई वर्ल्ड सिटी, सब लोग जानते हैं साई वर्ल्ड सिटी का नाम, मैराथन, इंडिया बुल्स, आपको अरिहंत, उसके बाद बालाजी सिम्फोनी, इस तरह के 9 नाम है, जिसमें आप जब देखने जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये सब के पास कम से कम 3-3 हजार, 3.5 हजार रेंटल हाउसिंग के फ्लैट्स हैं, लेकिन किसी गरीब को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो वर्तमान सरकार है, जिस पार्टी के मुखिया कहते हैं कि 2022 तक सबको मकान मिलना चाहिए था, भारत के हर बेघर को घर दिला रहे थे, जो 2023 खत्म होने वाला है और अभी भी घर बिल्डरों के कब्जे में है। इसमें नगर विकास मंत्रालय की भूमिका को आप किस तरह से देख रहे हैं, चूंकि उसी के अधीन ये पूरा कामकाज हो रहा था? देखिए, आपको एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ। आज के समय में ये जो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो सिडको फ्लैट्स तैयार कर रही है, आप उसका जब कॉस्टिंग देखेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। 4-4 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट इसके मकान के निर्माण पे खर्चे हैं, और एक एक फ्लैट जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना नाम है, और एक एक फ्लैट की कीमत 30 लाख से ऊपर है। आप मेरे को बताइए, कौन गरीब 30 लाख रुपया ला सकता है? 39 लाख रुपए। तो कौन गरीब ला सकता है 30 लाख रुपए से ऊपर पैसा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार की नीयत में पूरी तरीके से खोट है। और ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो मकान बन रहा है, ये सिर्फ टेंडर लेने वाले को फायदा पहुंचाने के लिए। आप बताइए, बड़े से बड़े बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को बनाते हैं, वो मैक्सिमम 1800 से 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट खर्च करते हैं, जहां पर ग्रेनाइट लगा रहता है, जहां टाइल्स की क्वालिटी एक नंबर की होती है, जहां स्विमिंग पूल बनते हैं, जहां ये बनते हैं। और आप प्रधानमंत्री आवास योजना का 4-4 हजार रुपए स्क्वायर फीट आप मकान का बनाने का खर्चा दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आप बिल्डरों को पूरी तरीके से फायदा पहुंचा रहे हैं। आपके नियत में गरीब नहीं है। अगर गरीब होते तो आप 5 लाख 7 लाख का मकान कैसे मिले जो रेंटल हाउसिंग में था? आपने उसको बंद करके और उसका फायदा लोगों को ज्यादा से ज्यादा न दे करके, आपको क्या जरूरत थी प्रधानमंत्री आवास योजना के इस प्रोजेक्ट को लागू करने की? तो मैं ये कहता हूं कि जो अर्बन डेवलपमेंट का आपने बात किया, मैं इसलिए कहता हूं अर्बन डेवलपमेंट, हालांकि इसमें हाउसिंग मिनिस्ट्री भी बहुत बड़ी दोषी है, क्योंकि ये जो गरीबों के घर होते हैं या कुछ होते हैं, वो हाउसिंग मिनिस्ट्री को मिलना चाहिए, क्योंकि हाउसिंग मिनिस्ट्री के पास उसका पूरा डिटेल्स होता है। तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को मैं इसलिए जिम्मेदार मानता हूं क्योंकि MMRDA उसके अंतर्गत, सिडको उसके अंतर्गत, जितनी भी महानगर पालिका हैं उसके अंतर्गत, ऐसे में इवन ये योजना जो MMRDA ने लाया, ये भी अर्बन डेवलपमेंट की योजना है। तो वैसी स्थिति में अगर उन लोगों ने इतने शानदार तरीके से और इतने योजनाबद्ध तरीके से अगर इस योजना को पूरा नष्ट करने का प्रयास किया है और बिल्डरों को इसको पूरा फायदा पहुंचाने का कोशिश किया है, तो मैं समझता हूं अभी तक जितने भी अर्बन मिनिस्टर रहे हैं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे हैं, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, ये सब इसके घोर पाप के भागीदार हैं। ये जो घोर पाप उन्होंने गरीबों का हक छीनने का काम किया है, इसके घोर पाप के भागीदार ये लोग हैं। सरकार बदली, एकनाथ शिंदे नगर विकास मंत्री थे और आज वही मुख्यमंत्री भी हैं और नगर विकास मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। मुख्यमंत्री हैं, वो दावा करते हैं कि उनकी सरकार गरीबों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, बेघरों की सरकार है। ये छलावा नहीं लगता? देखिए, आपको मैं बता दूं, अगर गरीबों की सरकार है तो कहां है गरीब? मैं तो ये तो पूछ रहा हूं सरकार से कि आपने, आपकी परियोजना है ना साहब, राजीव मोहन मिश्रा की पैदा की हुई परियोजना ये नहीं है। मैं आपकी परियोजना से मैं ये पूछ रहा हूं कि आपने कहां दिया गरीबों को। और आप चलिए, मैं आपको दिखाता हूं मैराथन की स्थिति, आप चलिए मैं दिखाता हूं साई वर्ल्ड सिटी की स्थिति, आप चलिए मैं दिखाता हूं इंडिया बुल्स की स्थिति, आप चलिए मैं दिखाता हूं बालाजी सिम्फोनी की स्थिति, सब चीज दिखाता हूं। और आप ही बता दीजिए, कोई भी आदमी आकर के बताए, सिंपल सा एक व्यक्ति आके बताए कि क्या वहां गरीबों के साथ न्याय हुआ है, क्या गरीबों का हक उनको नसीब हुआ है? अगर इतना भी आप नहीं कर सकते तो काहे की गरीबों की सरकार? मैं तो बोलता हूं ये दलालों की सरकार है, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये पूरी तरीके से इस देश को लूटने वाली और इस राज्य को लूटने वाली सरकार है। गरीबों को घर मिले, इसका समाधान कैसे मिलेगा? देखिए, अब हमारे जैसे लोगों को लोग कहते हैं कि आप PIL में क्यों नहीं चले जाते? मैं बार बार कहता हूं कि क्या सारा काम कोर्ट के जरिए ही होगा? और अगर सारा काम कोर्ट के जरिए होगा तो आप क्यों बैठे हैं? सरकार की जरूरत दे दीजिए पूरी तरीके से मुंबई हाई कोर्ट को चलाने के लिए इस पूरी सरकार को।
आप कितना बेशर्मी का हद है, इतनी बेशर्मी की हद है कि हम और आप जैसे कॉमन मैन एक बात को समझ सकते हैं और गवर्नमेंट में बैठी इतनी बड़ी सरकार या इतने बड़े बड़े आईएएस अधिकारी, इतने बड़े चीफ सेक्रेटरी, क्या उनको ये समझ में नहीं आता? मैं तो कहता हूं कि अब जो स्थिति इन लोगों की है, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि जनता कॉलर पकड़ करके इनसे इनके अकाउंटेबिलिटी का हिसाब ले, क्योंकि ये अभी तक इसलिए इतने आसानी से सारा कुछ करने में सफल हो रहे हैं क्योंकि जनता कॉलर पकड़ के इनसे अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगती। इनको जिस तरीके से आप बड़ी बड़ी संख्या में आप इनके यहाँ भीड़ जुटाते हैं, इनको वोटिंग करते हैं, वैसे आपका काम है कि एक बड़ी संख्या में इनसे इनकी अकाउंटेबिलिटी का हिसाब मांगा जाए। आप नईम भाई के इतने सारे तमाम प्राधिकरण हैं, प्राधिकरणों में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, चाहे महानगर पालिका देख लीजिए, पनवेल है, नईम भाई है, दोनों में प्रशासक राज है, कोई जनता का प्रतिनिधि नहीं है। सिडको है, पिछले 5-7 सालों से कोई प्रतिनिधि नहीं है। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में एक व्यवस्था होती है, जनता की नुमाइंदगी होनी चाहिए, लोक प्रतिनिधि होने चाहिए ताकि जनता अपनी बात कह सके। ये किसी भी संस्थान में इस तरह की चीजें नहीं दिख रही हैं। देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लोकतंत्र जो हम लोगों को मिला है, वो इसीलिए मिला है कि अंत में सबका मालिक जो लोगों द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है वो होना चाहिए। बिल्कुल, ये हमारा कंसेप्ट था, क्योंकि लोगों के बारे में लोग जिसको अपने मन से चुनते हैं वो प्रतिनिधि अगर उनका नहीं कर पाएगा तो फिर कौन कर पाएगा। इसी स्थिति से क्या किया गया था कि एकदम बॉटम लेवल से, ग्राम पंचायत से लेके प्रेसिडेंट तक में लोगों की भागीदारी को बहुत महत्वपूर्ण बनाया गया था। आप जो सिडको या एनएमएमसी या बाकी के जो महानगर पालिका इनकी जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर इसके पहले ये देखा गया कि हमने जिन जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया वो भी लूटने में माहिर निकल गए। अगर वो लूटने में माहिर नहीं होते तो शायद ये स्थिति राज्य की या देश की नहीं होती। हमने जिन जनप्रतिनिधियों को चुना वो लुटेरे निकल गए, और वो लुटेरे निकलने के बाद आप मेरे को बताइए, आज मान लीजिए प्रशासक की व्यवस्था है, क्या हमारे यहाँ 4-4 विधायक कम पड़ रहे हैं इस बात को आवाज उठाने के लिए कि नवी मुंबई में जो रेंटल हाउसिंग के घर बने हैं उनका हक गरीबों को मिलना चाहिए? क्या ये 4 विधायक कम है? अगर 4 विधायक कम है तो शर्मनाक है ऐसे विधायकों पर। मैं बोलता हूं लानत है ऐसे विधायकों पर जो हमारे द्वारा चुने गए हैं और जा करके दलाली सिडको की कर रहे हैं, दलाली एमएमआरडीए की कर रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर लानत है। आपको याद होगा कि जितने भी जनप्रतिनिधियों को हम लोगों ने सिडको पर बैठाया, सब अपना अपना फायदा, जिसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दोषी हैं। जितने भी आप जनप्रतिनिधि का नाम ले लेंगे सिडको में, वो सब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दोषी हैं। और सेम परिस्थिति पालिका में है। क्यों? आप देखेंगे सब जो महानगर पालिका के नगर सेवक हैं उनके अपने अपने कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनके साथ उनकी भागीदारी है अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसको जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो अपराध है, ये सारे लोग, हम लोग तो चुन के दिए कि हमारी सुनी जाएगी, लेकिन ये सब जाकर के वहां पालिका और सिडको के दलाल बन गए कि इन्होंने करोड़ों रुपए अर्जित किए, लेकिन जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। कहीं पानी की समस्या, कहीं सीवरेज की समस्या, कहीं पार्किंग की समस्या, कहीं हॉकर्स की समस्या। इस तरह की समस्याओं से आप दिन भर उलझते हैं और दिन भर आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। दावा तो ऐसा कर रहे हैं कि जनता का ही सेवा कर रहे हैं, जनता के लिए दिन रात मर रहे हैं, तो ये दावे क्या है फिर? देखिए, वो तो सामान्य सी बात है कि जनता के लिए मर रहे, गाड़ियां उनकी बदल रही हैं, जनता के लिए मर रहे हैं, प्रॉपर्टी उनकी बढ़ रही है, जनता के लिए मर रहे हैं, खानदान उनका सब नेता बनता जा रहा है, और मर कौन रहा है? तो आप सामने जाकर के देखिए कि जनता की हालात क्या है। आज आप मेरे को बताइए, आप स्वतंत्र रूप से एक आवाज नहीं बोल सकते। इतनी अपराध की दुनिया भी अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र जैसा, जिसको कानून पसंद राज्य बोला जाता था या कानून का राज्य बोला जाता था, इस महाराष्ट्र में स्थिति ये हो गई है कि आप स्वतंत्र रूप से अपनी कोई विरोध की आवाज बुलंद नहीं कर सकते। लोग आपको मारने पहुंच जाते हैं, पीटते हैं, भीड़तंत्र हावी होता जा रहा है। आप देख लीजिए, आजकल तो एक बात हो गई है कि गुंडों ने सफेद कपड़े पहन करके अपना सफेद पोशी धारण कर लिया। ये सारे गुंडे आज नेता बन गए, सारे गुंडे आज ठेकेदार बन गए, सारे गुंडे आज सत्ता में शामिल हो गए। ये स्थिति जब राज्य की हो जाए तो आप समझिए क्या होने वाला है। तो फिर मैं सवाल फिर आखिर में उसी पे आता हूं कि रेंटल हाउसिंग का क्या होगा, अब आगे उसका भविष्य क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं, रेंटल हाउसिंग योजना अब बंद कर दी गई, जबकि इतनी बेहतरीन योजना थी उसको बंद कर दिया गया। और सेम बेनिफिट
आप इंटीग्रेटेड टाउनशिप करके एक नई योजना ला दी गई। इंटीग्रेटेड टाउनशिप के अंतर्गत सेम बेनिफिट सारे बिल्डरों को मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को एक भी फ्लैट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल रहा है। वो एक प्रीमियम एफएसआई का वो पैसा ले लेते हैं और सारा चीज उनको दे देते हैं। मतलब अब गरीबों के लिए पूरी तरीके से दरवाजे बंद कर दिए गए। इवन उसमें जो ईडब्ल्यूएस के लिए घर बनाए हैं, वो ईडब्ल्यूएस के घर का रेट तय करेगी महाडा। अच्छा। और पैसा जाएगा बिल्डर के खाते में। मतलब वो भी आपको नसीब नहीं है। जो ईडब्ल्यूएस आपको पहले मिल जाता था सस्ते दर पर या 10% भाव में या समझो 3 लाख 4 लाख में, अब महाडा के फ्लैट की कीमत भी 30 लाख 35 लाख हो गई ईडब्ल्यूएस की। तो 30 लाख रुपया वो कीमत तय करिए और बिल्डर के अकाउंट में जाएगा, आपके अकाउंट में नहीं जाएगा, मतलब सरकार के अकाउंट में नहीं जाएगा। तो इस तरीके से जब हमारी सरकार बिल्डरों की दलाल बन जाए, जब हमारी सरकार उद्योगपतियों की दलाल बन जाए, जब हमारी सरकार जो है वो निश्चित तौर पर गुंडों की दलाल बन जाए। क्या रेंटल हाउसिंग को लेकर भी आप जाएंगे कोर्ट में? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको मालूम होगा, मैं 3-4 पीआईएल दाखिल कर चुका। मैंने एक पीआईएल मैंने जो दाखिल किया था, जो सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हो रहा था उसको लेकर के, जिसमें मेरा बहुत कुछ नाम भी हुआ। हालांकि वो मेरा एक तरह से समझिए तो बहुत बड़ा पीआईएल मैं उसको नहीं मानता। मैं जो 2 महत्वपूर्ण पीआईएल दाखिल किया था, उसमें एक पीआईएल था ऑनलाइन लॉटरी को लेकर के, जिसको आज सब लोग स्वीकार कर रहे हैं कि जुआ है और बहुत जगह बंद कर दिया गया। लेकिन मेरा वो पीआईएल डिसमिस हो गया था। मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कहूंगा, मुझे कोर्ट पे टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं उस दिन बहुत अपने आप को हारा हुआ महसूस किया, क्योंकि मैंने उस समय में ये पूरे लगाए थे कि महाराष्ट्र सरकार के सीआईडी की रिपोर्ट थी कि 3 लाख करोड़ का यह स्कैम है, 3 लाख करोड़ का। और स्वयं मुनगंटीवार जब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने कहा था मैं इसकी सीबीआई की जांच कराऊंगा। और वैसी स्थिति में जब मेरा पीआईएल डिसमिस हुआ तो मेरे को बेहद निराशा हुई। और मुझे ऐसा लगा कि आज मैं बहुत बड़ा अपना एक आदर्श लड़ाई में लड़ रहा था, वो मैं हार गया। दूसरा एक पीआईएल था जो मेरा बहुत बड़े लैंड फ्रॉड को लेकर के था। ट्रस्ट के लैंड का बहुत बड़ा फ्रॉड था, जो करीब 5 से 7 हजार करोड़ रुपए का लैंड स्कैम है। उस पीआईएल में भी मुझे निराशा हाथ लगी। अब मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ कम पड़ गया या लोग कहाँ मजबूत बन गए, ये मुझे नहीं मालूम। अब ऐसी स्थिति में मेरा तो मनोबल भी न्यायालय के द्वारा भी कहीं ना कहीं कमजोर होता जा रहा है। हो सकता है मेरी कमी रही होगी, न्याय में मैं परिपूर्ण तरीके से नहीं उतर पाया हूँगा, न्यायालय को मैं संतुष्ट नहीं कर पाया हूँगा। लेकिन मैंने जो मुद्दे उठाए वो सब समाज हित के थे, पूरी तरीके से राज्य हित के थे, और सबों को पता है कि ये हुआ है। उस पीआईएल में बहुत क्लियर था कि वो सारी चीजें गवर्नमेंट के रिपोर्ट पर आधारित थी, वो मेरी रिपोर्ट नहीं थी। सारे पीआईएल गवर्नमेंट रिपोर्ट पर आधारित थे, और उसके बावजूद अगर मेरे निराशा हाथ लगती है तो निश्चित तौर पे मैं टूटता हूँ। और दूसरी चीज कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं आर्थिक रूप से कितना मजबूत हूँ, किसी से छुपा नहीं है। वैसी स्थिति में अगर मुझे पीआईएल भी दाखिल करना है तो आज के समय में 1 लाख रुपया कम से कम आपके पास जेब में होना चाहिए, तब आप पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। और नहीं तो आप स्वयं लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए, या इन पर्सन आपके पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप स्वयं से अपना केस लड़ सकें। तो ये तीनों चीज का जो चीजें हैं ना, अगर आपके पास है तो ही आप पीआईएल में सक्सेस हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मैं तो कहता हूं कि मेरे से कितने बड़े बड़े लोग इस नवी मुंबई में बैठे हैं, क्या उनको नहीं दिखता क्या ये सब चीजें? मैं कहता हूं बड़े लोग आपने नवी मुंबई से ही कमाया है ना, आप क्यों नहीं प्रयास करते एक आध बार इस नवी मुंबई के कल्याण के लिए? एक आध बार तो कोई बड़ा आदमी भी पीआईएल के दरवाजे पर जाए। क्यों हम जैसे गरीबों को ही आप पीआईएल में जाने को बाध्य कर दें? थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमारे सीएम बैठे। अब ऐसी स्थिति में आप मेरे को बताइए, क्या मैं उनको बताऊं कि साहब आपके यहाँ कितने रेंटल हाउसिंग स्कीम को मंजूरी मिली है और आपको कैसे गरीबों को देना है, गरीबों को दिया है कि नहीं? और मैं आपको बताऊं, कुछ लिस्ट तो ऐसे हैं जिसमें जिनको मिला है वो उसके पात्र नहीं है, उनको रेंटल, थाने में 1-2 प्रोजेक्ट में लोगों को रेंटल हाउसिंग का लाभ दिया गया, लेकिन वो उनके पात्र नहीं है, ऐसे लोगों को भी दिया गया है। जैसे एसआरए में आपको मालूम होगा हाई कोर्ट का ऑर्डर है, 1,20,000 अपात्र लोगों को एसआरए का बेनिफिट दिया गया। तो उसी तरीके से ये पूरी योजनाएं जो हैं वो नष्ट करके सरकार ने रख दी है। अगर चाहती सरकार का नियत अच्छा हो तो मैं बोलता हूं इस देश में कुछ भी किया जा सकता है। अब मुंबई में भी ये सारी योजना की तैयारी चल रही है, विजय चौगुले उसका तामझाम करवा कर और यहाँ पर सर्वेक्षण करवा रहे हैं। आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? अभी उसमें भी विवाद हो। देखिए, एसआरए परियोजना जिस
नियम और कायदे के साथ आई है, अगर उस नियम और कायदे के साथ लागू होती है तो निश्चित तौर पे ये सराहनीय है। लेकिन आप देखिए कि इसमें 1995 तक के ही झोपड़ों को एसआरए में शामिल करने का कायदा है और मैक्सिमम 2000 तक। लेकिन आज आप देखेंगे कि 2011 के, 2012 के, 2018 के जो झोपड़े बने हुए हैं वो भी एसआरए में फायदा लेने के लिए लगे रहते हैं। तो ये हो गया कि आप जो लैंड माफिया हैं उनको सपोर्ट देने के लिए आपने ये परियोजना को कन्वर्ट कर दिया। ऐरोली के चिंचपाड़ा में चल रहे एसआरए की योजना के सर्वेक्षण को आप कितना सही मान रहे हैं? देखिए, आप तो एक बात समझिए कि कहीं भी आपको कोई योजना लागू करनी है तो सबसे पहला काम होता है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा ये कब बना, नहीं बना, इसके कौन मालिक है, क्या है? तो सर्वेक्षण तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई ऑर्डर पास करता है तो सबसे पहले बोलता है कि सर्वेक्षण करो। तो वो जो चीजें वो उसका मैं समर्थन करता हूँ, सर्वेक्षण होना चाहिए, सबका रिकॉर्ड तैयार होना चाहिए। रिकॉर्ड तैयार रहेगा तब तो आपको मालूम चलेगा आपके यहाँ गरीब कितने हैं, झोपड़े कितने हैं, चाल कितने हैं, कौन कब बने हैं, कब से किसको इलेक्ट्रिसिटी मीटर प्रोवाइड किया गया है, ये सारी चीजों की जानकारी तब तो होगी ना, नहीं तो लैंड माफिया बढ़ते रहेंगे। तो 30,000 रेंटल मकानों में से अब गरीबों को मकान मिलेगा नईम भाई के कि नहीं मिलेगा? देखिए, मेरा तो ऐसा मानना है कि मैं तो बहुत प्रयासरत हूं। मैंने न तो MMRDA का दरवाजा छोड़ा है, न तो मैंने सिडको का दरवाजा छोड़ा है, और अभी तो मैंने महाडा का भी दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। हालांकि महाडा का उसमें कोई रोल नहीं है, वो लॉटरी निकालेगी देगी, लेकिन फिर भी मैंने महाडा का भी दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। मेरा मांग ये है कि आप इनको महाडा या सिडको को मत हैंड ओवर कीजिए, आप डायरेक्ट इसका एक रेट तय कीजिए कि हम 2.5 लाख रुपए में 160 स्क्वायर फीट का घर दे रहे हैं और 4 लाख रुपए में या 5 लाख रुपए में 320 स्क्वायर फीट का घर दे रहे हैं। ये आप रेट तय कीजिए और तुरंत उसकी निविदा निकाल दीजिए, तुरंत निविदा निकाल दीजिए और MMRDA के थ्रू निकाल दीजिए ना, क्या तकलीफ है? लोग जाएंगे 2-2 लाख में घर लेंगे। आपका लगा क्या है उसमें साहब? लगा कुछ नहीं है। और जिन जिन मकानों की स्थिति एकदम खराब पोजीशन में है उनको तुरंत उस बिल्डर से पूरा करा करके लीजिए, क्योंकि आपने हैंड ओवर भले ले लिया है। मेरे पास 2019 का एक कंप्लेन है। जब 2019 में हैंड ओवर किया गया था MMRDA को, उस समय में मैंने सिडको को कहा था कि ये मकान क्या ओसी के लायक हैं, आप चेक कीजिए कि ये मकान ओसी के लायक हैं। मेरे साथ पूरी टीम गई थी टाउन प्लानिंग की, उनके वीडियो मेरे पास हैं, उनके फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं, सारी चीज मैंने सीबीओ को सौंपी थी और सीबीओ ने मेरे उस केस को बंद कर करके गतलखाने में डाल दिया। मतलब साफ है कि नियत की बात है, ना प्रशासन ना सरकार इसमें अच्छी नियत रख रही। इसके वजह से रेंटल हाउसिंग योजना आपको लगता है कि एक तरह से स्कैम या घोटाले के या बिल्डरों को फायदा पहुंचाने की भेंट चढ़ रही है? बिल्कुल, मैं तो एक चीज जरूर कहूंगा, या तो आप ये कहना बंद कर दीजिए कि आप गरीबों के हित की सोचते हैं, और नहीं तो उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाइए। और मैं तो विशेषकर एकनाथ शिंदे को बोलूंगा, जो बहुत अपने आप को गरीबों का मसीहा कहते हैं और आनंद दिघे साहब का अनुयायी कहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं शिंदे साहब कि अगर आप में सही मायने में आनंद दिघे साहब की परछाई भी आपके ऊपर पड़ी है तो आप इस रेंटल हाउसिंग परियोजना को उसके ओरिजिनल प्रारूप में 1 महीने के अंदर उतार कर करके इस महाराष्ट्र को एक अच्छा गिफ्ट आप प्रदान करेंगे, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं, विनती करता हूं। मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। चूंकि रेंटल हाउसिंग योजना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, मकसद यही है कि बेघर गरीबों को घर मिले, लेकिन अब यहाँ पर असली सवाल है कि क्या सरकार और प्रशासन इस नियत से काम कर रहे हैं क्या कि गरीबों को वाकई उनका घर मिल जाएगा? असल में तो यही दिख रहा है कि सरकार और पूरा जो मशीनरी है सरकार की, वो बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। इसे अगर बदलना है तो निश्चित तौर पर साफ नियत से गरीबों के हित में सोचना होगा और तत्काल निर्णय भी लेना होगा, तभी जाकर उन्हें सही मायने में समय पर घर मिल सकेगा। आज की बातचीत में इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।